Alright guys, welcome to Rudy's channel. So we are doing the second part of the fast track revision of FDI, that is foreign direct investment. So we are doing today FDI and LLP. Now LLP में FDI लाना है तो कैसे होगा, क्या होगा, कंडीशंस देखना है फटाफट. फॉरेन इन्वेस्टर है वो LLP, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. फॉरेन इन्वेस्टर है, LLP 1 है, LLP 2 है, LLP 3 है. LLP 1 जो है वो रबर का है, उसमें 100% FDI अलाउड है. LLP 2 जो है वो टेलीकॉम का है, जिसमें दिया है कि 51 से 74% तक अलाउड है. बैंकिंग में 74% तक अलाउड है. तो मुझे एक बात बताना ज़रा, फॉरेन इन्वेस्टर FDI ला सकता है क्या? LLP 1 में ला सकता है, रबर का है, ठीक है. टेलीकॉम और बैंकिंग में किसने बोला कि आपको अलाउड है? तो LLP ला सकता है क्या? LLP में फॉरेन इन्वेस्टर FDI ला सकता है क्या? तो नहीं ला सकता है. जो 100% वाला FDI है ना, उसमें ही ला सकता है. सो क्या बोल रहा है इधर पे, FDI इज़ परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन LLP ऑपरेटिंग इन सेक्टर एंड एक्टिविटी वेयर FDI इज 100% FDI इज अलाउड. तो FDI अलाउड है अंडर द ऑटोमेटिक रूट, मतलब यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इन LLP ऑपरेटिंग जो 100% FDI अलाउड कर रहा है. सो फॉरेन ऑफ कोर्स ये कॉमन सी बात हो गई, जहाँ पे 100% खुद अलाउड है वहाँ परमिशन क्यों लेना है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज परमिटेड अंडर LLP इंगेज्ड इन बिजनेस परमिटेड टू सेक्टर विथ 100% FDI लिमिट, सेम चीज़ है. अच्छा, फॉरेन, इसको ना डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, एक फॉरेन इन्वेस्टर है वो FDI दे रहा है LLP 1 को. LLP 1 जो है वो री इन्वेस्ट कर रही है LLP 2 में. LLP 2 भी कौन सा होगा, जहाँ पे 100% FDI लिमिट है. तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट. तो LLP में आप डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो. उसके बाद बोल रहा है दैट LLP एक्ट कंप्लाई करना चाहिए. कंपनी जो है वो कन्वर्जन कर रही है LLP में. बात समझ में आई? कंपनी है, उसने FDI लिया हुआ होगा इन सेक्टर से जहाँ पे FDI 100% FDI लिमिट है कंपनी के हिसाब से. अब वो कर रही है कन्वर्ट LLP में. तो बिजनेस सेक्टर विथ 100% FDI लिमिट मतलब क्या, इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या बोल रहा है, कंपनी है, उसने FDI लिया हुआ है कंपनी के हिसाब से जहाँ पे 100% FDI लिमिट अलाउड है. अब वो कन्वर्ट कर रही है LLP में, ठीक है. कहाँ पे कन्वर्ट कर रही है? LLP में. तो बिजनेस सेक्टर विथ 100% FDI लिमिट है जिसका, बिजनेस सेक्टर विथ FDI लिमिट इसका 100% है, उसमें कन्वर्ट कर सकती है. वो बिजनेस सेम होना चाहिए जिसमें 100% FDI लिमिट हो. अब बोल रहा है यहाँ पे दैट कंपनी है वो कन्वर्ट कर रही है LLP में. ध्यान से देखना, कंपनी ने FDI लिया हुआ है 49%, जहाँ पे FDI लिमिट जहाँ पे है वो कंपनी ने लिया हुआ है, वो कन्वर्ट कर रही है LLP में. सो LLP फॉर द LLP जो है वो FDI फॉर फॉर द LLP सेक्टर क्या वो होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि 49% FDI लिमिट है ना यहाँ पे. अगर 100% होता तो LLP में कन्वर्ट होती तो चलता था, ठीक है. कंपनी है, उसने FDI लिया हुआ है, अगर वो ऐसे सेक्टर में लिया हुआ है जहाँ पे 100% FDI लिमिट है, फिर LLP में कन्वर्ट करिए तो चलेगा. 49% का अप्रूवल रूट है FDI के लिए, फिर आप LLP में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर आप LLP में FDI लाना चाहते हो तो नहीं चलेगा. अच्छा, नाउ लुक एट दी अदर क्वेश्चन, दैट इज टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू बी इशूड इन FDI कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट. मतलब व्हाट आर द कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट्स टू बी यूज इन FDI. मतलब क्वेश्चन समझो ध्यान से, ऐसे कौन से कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग यूज़ करते हैं अंडर FDI. सो बोल रहा है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट शेल बी, क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट शेल बी इशूड विद इन. अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है वो मैं लास्ट में कराऊंगी आपको, ये वाला पॉइंट लास्ट में कराऊंगी. क्वेश्चन क्या है, अगेन कॉन्सेंट्रेट. क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड इन FDI. ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं. यहाँ पे एक ध्यान से देखना, एक फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है. ये फॉरेन इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता है रिलायंस में, ठीक है. ये फॉरेन, ये जोसेफ है, ये इन्वेस्ट करना चाहता है किधर? रिलायंस में. इन्वेस्ट करना चाहता है किधर? रिलायंस में. सो जोसेफ है वो इन्वेस्ट करना चाहता है रिलायंस में. अब वो कौन कौन से, रिलायंस जो ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट दे सकती है जोसेफ को? बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड इन FDI. अगर रिलायंस को FDI रेज करना है तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट दे सकती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को? तो पहला आ गया डिपॉजिटरी रिसीट एंड FCCB.
depository receipt and FCCB. I hope you all know FCCB, foreign convertible currency bond, foreign currency convertible bond. I will not go in deep because ये revision lecture है, तो मैं इसका मतलब समझाते नहीं बैठूंगी. तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट दे सकती है? डिपॉजिटरी रिसीट एंड FCCB दे सकती है. FCEB फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड. मतलब समझा देती हूँ, कुछ है जिनको नहीं समझ में आएगा. FCCB मतलब क्या होता है? ये कंपनी है, कन्वर्टिबल बॉन्ड दिया मिस्टर ए को, ठीक है. अब मिस्टर ए को इसके ही शेयर्स मिलेंगे, दैट इज़ नथिंग बट FCCB. और FCEB किसको बोलते हैं? आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू. FCEB किसको बोलते हैं? ये कंपनी है XYZ, ठीक है. इसने FCEB इशू किया है मिस्टर जोसेफ को, ओके. अब जब कन्वर्जन का टाइम आया ना, तो इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो रखी है ABC कंपनी के साथ. अब कन्वर्जन के टाइम पे इसको इसके शेयर्स नहीं मिलेंगे, इसके शेयर्स मिलेंगे. दैट इज़ नथिंग बट फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड. सो डिपॉजिट रिसीट है एंड FCCB है. डिपॉजिटरी रिसीट एंड FCCB हो गया. फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड हो गया अप्रूवल रूट के थ्रू. ये हो गया आपका 2. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रिलायंस दे सकती है फॉरेन इन्वेस्टर को, ये देख रहे हैं हम लोग. अब इक्विटी शेयर है, कन्वर्टिबल डिबेंचर है, कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है. तो आप प्राइसिंग के पहले बात तो आप कौन कौन से दे सकते हो, तो ध्यान से सुनना कौन कौन से आप दे सकते हो. पहले क्या बोला मैंने? डिपॉजिटरी रिसीट प्लस FCCB. दूसरा क्या बोला? FCEB. तीसरा क्या बोल रही हूँ मैं? तीसरा मैं बोल रही हूँ इक्विटी शेयर है, या फिर कन्वर्टिबल कंपलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, या फिर कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है. अगर इनका प्राइसिंग देखना है कि प्राइसिंग कैसे निकालेंगे, तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ये लिस्टेड है तो क्या, और अनलिस्टेड है तो क्या. लिस्टेड है तो हम क्या कंप्लाई करेंगे? फेमा कंप्लाई करेंगे प्लस सेबी कंप्लाई करेंगे. सेबी का कौन सा? ICDR. क्यों ICDR? आप इश्यू कर रहे हो इसलिए. अनलिस्टेड है तो क्या? फेमा कंप्लाई करेंगे प्लस 1 ईयर का लॉक इन सेल रखेंगे, सेम प्लस 1 ईयर का लॉक इन सेल यहाँ पर भी रखेंगे कि 1 ईयर तक आप बेच नहीं सकते हो इसको, फॉरेन इन्वेस्टर इसको बेच नहीं सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, और RBI गाइडलाइंस को फॉलो करेगा. सेम चीज़ मैंने इधर बताई है. डिपॉजिटरी रिसीट FCCB FCEB. इक्विटी शेयर है, कन्वर्टिबल डिबेंचर है, कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है. प्राइसिंग देखना है, देखो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है. लिस्टेड है, फेमा सेबी को कंप्लाई करो, 1 साल का लॉक इन है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, RBI के गाइडलाइंस फॉलो करो. अनलिस्टेड है तो सेबी को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फेमा और 1 साल का लॉक इन देख लो. चौथा आ रहा है आपका वारंट्स एंड पार्टली पेड अप शेयर. देखो कौन कौन से, मैंने क्या बोला अगेन, मैंने बोला कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट दे सकती है. यहाँ पे ध्यान से देखना, रिलायंस जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर को कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट दे सकती है? डिपॉजिटरी रिसीट, FCCB FCEB, इक्विटी कन्वर्टिबल डिबेंचर, कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, वारंट एंड पार्टली पेड अप शेयर. फुल्ली पेड अप दे सकती है तो पार्टली पेड अप भी दे सकती है, वारंट भी दे सकती है. कन्वर्टिबल दे सकती है तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर या पार्शियली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी दे सकती है. इंटरेस्ट बेयरिंग कैसा होगा? लाइबोर के हिसाब से, लंदन इंटरनेशनल बैंक ऑफरिंग रेट जो रहेगा. और ECB का फुल फॉर्म क्या, अपने को चैप्टर है ये, इफ़ यू रिमेंबर दैट, ये चैप्टर है आपके इसमें ECB. क्या नाम क्यों नहीं याद आ रहा है? कमर्शियल बोरोइंग करके नहीं याद आ रहा फिलहाल. ECB कुछ है, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट वन. ओके, होता है कभी कभी. कहाँ थे हम लोग? तो रिलायंस है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट दे सकती है फॉरेन इन्वेस्टर को. पहला बोला मैंने डिपॉजिटरी रिसीट, FCCB FCEB, इक्विटी कन्वर्टिबल डिबेंचर, कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर. उसका प्राइसिंग ऐसे निकलेगा, इसलिए नॉन कन्वर्टिबल एंड पार्शियली कन्वर्टिबल को अलग से रखा है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बेरिंग जो है वो लाइबोर के हिसाब से देंगे और ECB गाइडलाइंस के हिसाब से देंगे, ठीक है. ये हो गया आपका. ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 हुआ. 6 वाला बोल रहा है स्पॉन्सर्ड ADR GDR भी दे सकती है रिलायंस. ADR GDR सबने पढ़ा SLCM में, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं. अगेन फॉरेन इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिलायंस में, वो प्राइमरी मार्केट से भी ले सकता है. अगर वो प्राइवेट फॉरेन, देख वापस से सुनो, रिलायंस है, फॉरेन इन्वेस्टर है, उसने इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस में, FDI आ रहा है. प्राइमरी मार्केट कंपनी दैट इटसेल्फ टू इन्वेस्ट इन कम प्रोजेक्ट, तो FDI अलाउड है.
क्या बोला मैंने? फॉरेन इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिलायंस में, प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट दैट इज स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में आप से ले रहे हो तो एफडीआई अलाउड नहीं है। प्राइमरी मार्केट दैट इज कंपनी इटसेल्फ टू इन्वेस्ट इन इटसेल्फ इनकम प्रोजेक्ट, तो एफडीआई अलाउड है। कंपनी बोल रही है दो एफडीआई, तो क्यों मना करोगे आप? और आप स्टॉक एक्सचेंज से ले रहे हो तो एफडीआई कहाँ से होगा? आई बात समझ में? आई या नहीं? इधर पे मैं एक रिवाइज पूरा याद करा के छोड़ूंगी आज आपको। डिपॉजिटरी रिसीट प्लस एफसीसीबी, सेकंड एफसीईबी, थर्ड वारंट एंड वारंट याद करो फटाफट। वारंट एंड पार्टली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप शेयर। उसके बाद था फोर्थ वाला अपना वो इक्विटी, देन कंपलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर, कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। प्राइसिंग कैसे होगा उनका देखा था, प्राइसिंग लिस्टेड है तो क्या, अनलिस्टेड है तो क्या, उसमें नहीं जा रही। पांचवा था अपना क्या था, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर वाला चीज़, नॉन कन्वर्टिबल या फिर पार्शियली कन्वर्टिबल डिबेंचर। छठवा था अपना स्पॉन्सर्ड, एडीआर एंड GDR। आई होप वी ऑल डन विद दिस वन। इसका क्वेश्चन का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज इन एफडीआई। इसको कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, लर्न करना है लर्न कर लो, टोटली अप टू यू। सो नाउ वी वुड मूव हेड विथ अनदर क्वेश्चन that would be eligible investment investors under FDI. So this would be commenced. Okay, let me just see what else we have to do right now. This one is the one and there are others as well. Okay, all right, let's do this one, then we would see the other one. एलिजिबल इन्वेस्टर्स अंडर एफडीआई क्या होता है? एलिजिबल, क्वेश्चन देखो ध्यान से, एलिजिबल इन्वेस्टर्स अंडर एफडीआई, एफडीआई करना है एलिजिबल इन्वेस्टर। फेमा बोल रहा है एलिजिबल, आप एलिजिबल हो क्या इन्वेस्टर? आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एलिजिबल हो क्या? कौन हो आप? एलिजिबल हो क्या? तो एलिजिबल कैसे पता चलेगा, बताती हूँ मैं। फॉरेन इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, रिलायंस में कर सकता है। एलिजिबिलिटी कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पे पहले शॉर्टकट में देख लो, एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन है? नॉन रेसिडेंट इंडियन होना, नॉन रेसिडेंट इंडियन है चलेगा, नॉन रेसिडेंट एंटिटी है चलेगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है चलेगा, एनआरआई एंड सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ नेपाल भूटान है तो फिर उसमें कुछ अलग से प्रोविजंस है, सेबी रजिस्टर्ड एफसीआई है चलेगा, अ कंपनी ट्रस्ट पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एनआरआई चलेगा, अर्स्टवाइल ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया चलेगा। तो बेसिकली मैंने एक ओवरव्यू बताया एलिजिबल इन्वेस्टर अंडर एफडीआई। डीप में देखते सीन क्या है। फॉरेन इन्वेस्टर है, एनआरआई है या फिर एनआर एंटिटी है। एनआर एंटिटी में आप किसको नहीं ले सकते? आप एनआरआई हो या फिर आप एनआर एंटिटी हो। अगर आप बांग्लादेश के सिटीज़न हो, ठीक है, अगर आप बांग्लादेश के सिटीज़न हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अंडर कैसे? अंडर गवर्नमेंट रूट के हिसाब से। गवर्नमेंट रूट के हिसाब से ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किस में? रिलायंस कंपनी में एज एन एफडीआई। अगर आप पाकिस्तान के हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट रूट में जाओ, प्लस प्रोहिबिटेड, मतलब पाकिस्तान डिफेंस स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी में घुस ही नहीं सकता। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? क्या बोल रहा है ये? नॉन रेसिडेंट एंटिटी है या फिर एनआरआई है, सिटीज़न है बांग्लादेश का, आप गवर्नमेंट से पूछ लो। अगर आप सिटीज़न या एंटिटी है, सॉरी मतलब वही एंटिटी तो बंदों से ही चलेगी, सिटीज़न ही हुआ। पाकिस्तान है, इन्वेस्ट करना चाहता है, गवर्नमेंट को पूछो। लेकिन 3 चीज़ में आप नहीं कर सकते हो, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। इसमें तो आप घुसना, आप देख भी नहीं सकते, घुसना छोड़ दो। उसके बाद एनआरआई एंड सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ नेपाल एंड भूटान। एनआरआई है किधर का? भूटान एंड नेपाल का। क्या करना है? permitted to invest in capital of India on repatriation basis plus consideration shall be paid by way of inward remittance for, in free forex। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर आप सिटीज़न हो, किसके सिटीज़न हो? नेपाल एंड भूटान के, आप परमिटेड हो। क्या बोला मैंने? परमिटेड हो किस में? इंडिया के कैपिटल में, इंडिया के कैपिटल में ऑन रिपाट्रिएशन बेसिस। ऑन रिपाट्रिएशन बेसिस मतलब लक्ष्मी वापस लेके जाना चाहते हो, इन्वेस्ट करने के लिए आप कर सकते हो। प्लस आपका जो कंसीडरेशन है, जो आप जैसे आप पे करने वाले हो, वो इनवर्ड रेमिटेंस जो है आपका, बाय वे ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस होना चाहिए इन फ्री फॉरेक्स, इन फ्री
फॉरेक्स। समझ में आया क्या? सिटीजन ऑफ नेपाल भूटान हो आप, कर सकते हो। इंडिया के कैपिटल में ऑन रिपाट्रिएशन बेसिस पे कर सकते हो। कंसिडरेशन जो है वो आपका इनवर्ड रेमिटेंस इन फॉरेक्स के हिसाब से जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर है AIF, तो वो कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। कैन इन्वेस्ट 100% अंडर ऑटोमेटिक रूट, प्लस इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट। मतलब FVCI जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट तो कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट किस में कर सकता है? मतलब उसको 100% छूट है भाई, तू कर ना, तू कर ले, मन की इच्छा पूरी कर ले, मुराद पूरी कर ले अपनी। 100% दे रहे थे को, कर ले, लेकिन किस में कर सकता है? इक्विटी या फिर इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में ही कर सकता है। आई होप वी आर क्लियर टिल दिस वन। 6th वन है कंपनी ट्रस्ट पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय NRI। अभी ये क्या है, ध्यान से सुनो। मैं क्या बता रही हूँ अभी तक? मैं बता रही हूँ ऐसे कौन से फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं रिलायंस में एज एन FDI दे सकते हैं। तो किसका नाम लिया मैंने? NRI बोला, और अभी तक मैंने NRI एंड सिटीजन रेसिडेंट ऑफ नेपाल भूटान बताया। सभी रजिस्टर्ड FVCI बता दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं कंपनी ट्रस्ट पार्टनरशिप। कोई कंपनी है, ट्रस्ट है, पार्टनरशिप है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, अमेरिका का है, एंड कंट्रोल बाय NRIs। अमेरिका में जो NRIs है वो कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को, ट्रस्ट को या पार्टनरशिप को। तो कर सकते हैं क्या ऐसे लोग इंडिया में इन्वेस्ट? FDI ला सकते हैं क्या? तो ला सकते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड थोड़ा ट्रिकी भी है, इसको ध्यान से देखना। अर्स्टवाइल ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडीज़, इसको प्यार से EOC भी बोलते हैं, अर्स्टवाइल ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडीज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। क्या बोला मैंने? EOCB, अर्स्टवाइल ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडीज़ इनकॉर्पोरेटेड किधर? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो ये अर्स्टवाइल ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो EOCB का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी, फर्म, सोसाइटी, बॉडी, कॉर्पोरेट। क्या बोल रही हूँ मैं? कोई भी कंपनी हो, फर्म हो, सोसाइटी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, जो 60% और मोर ओनरशिप इज हेल्ड बाय कौन? कोई भी कंपनी, फर्म, सोसाइटी और बॉडी कॉर्पोरेट का जो भी है 60% और मोर ओनरशिप इज हेल्ड बाय या तो NRI या तो फिर ओवरसीज ट्रस्ट। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रही हूँ? कोई भी कंपनी होने दो, फर्म होने दो, सोसाइटी होने दो, बॉडी कॉर्पोरेट होने दो, ठीक है, इसका 60% और मोर ओनरशिप इज हेल्ड बाय व्हाट? मोर ओनरशिप इज हेल्ड बाय व्हाट? NRI या फिर ओवरसीज ट्रस्ट। अभी ओवरसीज ट्रस्ट में भी एक वो है, ओवरसीज ट्रस्ट, जहाँ का 60% बेनिफिशियरी कौन है? NRI है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट नाउ। 60% बेनिफिशियरी कौन है? NRI है। समझ में आया क्या? अर्स्टवाइल ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडीज़ आउटसाइड इंडिया है, अर्स्टवाइल ओवरसीज मतलब तो आउटसाइड ही हो गया, आउटसाइड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। तो किसको बोलते हैं? EOCB का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी, फर्म, सोसाइटी, बॉडी जो है जिसका 60% और मोर इज ओन और हेल्ड बाय व्हाट? NRI या फिर ओवरसीज ट्रस्ट में है जिसका 60% बेनिफिशियरी कौन है? NRI है। तो ये लोग कर सकते हैं क्या इन्वेस्ट? FDI ला सकते हैं क्या? तो ला सकते हैं। NRI घुसे है ना, जहाँ पे NRI घुस गए वहाँ पे कौन मना करेगा? NRI को कोई मना करेगा क्या FDI लाने के लिए? कैसी बात कर रहे हो आप? सॉरी, दैट वाज फनी. So I hope you remember till now what we have studied. You know what we have studied right now, right? I hope you get this one. क्या समझा मैंने? NR एंटिटी है, NRI है, बांग्लादेश सिटीजन है तो गवर्नमेंट से पूछ, पाकिस्तान का है तो गवर्नमेंट से पूछ, लेकिन प्रोहिबिट है किधर? डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी में। तो सिटीजन है नेपाल भूटान का तो परमिट है, कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकता है, रिपाट्रिएशन बेसिस पे करना पड़ेगा। कंसिडरेशन शैल बी पेड बाय वे ऑफ रेमिटेंस यानी थ्रू फ्री फॉरेक्स। उसके बाद बोल रहा है सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर है, 100% कर पूरी कर ले मुराद, लेकिन किधर? इक्विटी एंड और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में। कंपनी है, ट्रस्ट है, पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल्ड बाय, जिधर NRI घुस रहे डाल दो, जिधर NRI घुस रहे हैं डाल दो। सेम हुआ ना, कंपनी, फर्म, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसका कंट्रोल कौन है? किसके हाथ में? NRI। अर्स्टवाइल ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज कौन हुआ? कंपनी, फर्म, सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, जिसका 60% और मोर NRI है, या फिर ओवरसीज ट्रस्ट के पास है जिसका 60% बेनिफिशियरी कौन है? NRI है। आई होप वी आर डन नाउ. सो एलिजिबल इन्वेस्टर्स अंडर FDI कौन है? वी आर क्लियर विद दैट वन.
ये हो गए एलिजिबल इन्वेस्टर अंडर एफडीआई। नाउ व्हाट आर द एलिजिबल इन्वेस्टी एंटिटीज़, मतलब रिलायंस जो है उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए, नॉट रिलायंस में क्या क्या खूबी होनी चाहिए, बट इंडिया में कौन कौन सी ऐसी एंटिटी है जो एलिजिबल है एफडीआई लेने के लिए। सो एफडीआई इन पार्टनरशिप फर्म करे हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म कंसर्न करे हो चलेगा, ट्रस्ट में कर रहे हो चलेगा, एलएलपी में कर रहे हो तो देखो क्या बोल रहा है, एफडीआई इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल म्यूचुअल फंड में कर रहे हो चलेगा, स्टार्टअप कंपनी में कर रहे हो चलेगा। एलएलपी में बोल रहा है परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन एलएलपी ऑपरेटिंग इन सेक्टर वे 100% एफडीआई इज अलाउड, मतलब एलएलपी में करना है तो आप ऐसे ही ऑटोमेटिक रूट से घुस सकते हो, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट अप्रूवल वाली चीज़ नहीं है। एफडीआई इन ट्रस्ट करना है तो एफडीआई इज़ नॉट परमिटेड इन ट्रस्ट अदर देन वेंचर कैपिटल फंड रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेबी, मतलब एफडीआई ट्रस्ट में करना है नहीं कर सकते हो, एफडीआई ट्रस्ट में अलाउड ही नहीं है। अगर आप वेंचर कैपिटल फंड रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेबी कर रहे हो तो ट्रस्ट में चलेगा, वरना कुछ भी नहीं चलेगा। सो आई होप वी आर डन टिल नाउ। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन, अभी यहाँ इसका ही देखेंगे ब्रीफ डिटेल। इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या है, एफडीआई इन ट्रस्ट क्या है, एफडीआई इन पार्टनरशिप फर्म प्रोप्राइटरशिप का प्रोप्राइटरी कंसर्न क्या है, ठीक है। अभी तक हमने एलएलपी देख लिया है, स्टार्टअप कंपनी और ये सारी चीज़ें बाकी है, एलिजिबल इन्वेस्टी एंटाइटीज़। ओके, सो लेट्स मूव हेड विद दैट वन नाउ। नाउ लेट्स सी एफडीआई इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या है। सो हियर कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज है, म्यूचुअल फंड, सीआईएस, सीआईएफ, जितने म्यूचुअल इंफ्रा रियल एस्टेट, ये लोग जो है कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, ठीक है। ये लोग लाइबल टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी एंड ऑल्सो रेगुलेटेड, मतलब लाइबल टू बी रजिस्टर्ड तो सेबी ही इनको रेगुलेट करती है। तो फॉरेन इन्वेस्टर एनआरआई होने दो, एफपीआई होने दो, पीआरओआई होने दो, खाली सिटीजन नहीं होना चाहिए पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का, तो इंडियन इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्या बोला मैंने, एफडीआई इन्वेस्टमेंट व्हीकल का मतलब क्या होता है, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, कौन से इंटरमीडियरीज, जो म्यूचुअल फंड है, सीआईएस है, एआईएफ है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। देखो ये तीनों तो इजी है, म्यूचुअल फंड, सीआईएस, एआईएफ मिलते जुलते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कौन से, दो है, रियल एस्टेट है, इंफ्रा है। समझ में आ रही बात। लाइबल टू बी रजिस्टर मतलब लाइबल तो है और सेबी ही इनको रेगुलेट करेगा। तो ऐसे जो भी कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज है जिनका ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, फॉरेन इन्वेस्टर एनआरआई, एफपीआई, पीआरओआई होने तो सिटीजन नहीं होना चाहिए खाली पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 9 बोल रहा है आपका एफडीआई इन प्रोप्राइटरी कंसर्न या पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे देखते पहले अगर कोई भी एनआरआई है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कैन इन्वेस्ट ऑन नॉन रिपार्टेशन बेसिस प्रोवाइडेड। अच्छा, व्हाट इज नॉन रिपार्टेशन बेसिस? नॉन रिपार्टेशन बेसिस का मतलब पहले ही पता था। नॉन रिपार्टेशन बेसिस मतलब आप घर की लक्ष्मी को छोड़ दे रहे हो, घर की लक्ष्मी कमाई आपने अमेरिका में, घर की लक्ष्मी कहाँ हुई, सॉरी, आप बाहर की लक्ष्मी लेके आ रहे हो और इंडिया में छोड़ दे रहे हो। समझ में आई बात, बाहर की लक्ष्मी ला रहे हो और इंडिया में छोड़ रहे हो, अमेरिका में पैसे कमाए आपने छोड़ दिया देश में। सो कोई भी एनआरआई है, ही कैन इन्वेस्ट ऑन नॉन रिपार्टेशन बेसिस प्रोवाइडेड क्या, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इनवर्ड रेमिटेंस और आउट ऑफ नॉन रेसिडेंट एनआरई, एफसीएनआर, एनआरओ अकाउंट। मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इनवर्ड रेमिटेंस, मतलब अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करे हो एज एन थ्रू किसके करोगे, इनवर्ड रेमिटेंस के करोगे, या फिर आउट ऑफ अपना एनआरई अकाउंट कर लो, या फिर आप अपना एफसीएनआर अकाउंट कर लो, एनआरओ अकाउंट कर लो, इसका फुल फॉर्म आएगा पीछे। उसके बाद बोल रहा है द फर्म प्रोप्राइटी जो फर्म है या प्रोप्राइटी कंसर्न है इज़ नॉट एंगेज्ड इन वॉट, इज़ नॉट एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, रियल इस्टेट एंड प्रिंट मीडिया। ये चार में इंगेज नहीं होनी चाहिए। क्या बोल रही हूँ मैं, एफडीआई लाना है प्रोप्राइटी कंसर्न या पार्टनरशिप फर्म में, आप ला सकते हो। नॉन रिपार्टेशन बेसिस पे लाओगे तो कैसे, क्या है कंडीशन, रिपार्टेशन बेसिस पे लाओगे तो क्या है, नॉन पार्टीशन बेसिस पे लाना है तो इनवर्ड रेमिटेंस या फिर आउट ऑफ ये इधर से खर्चा करो। फर्म प्रोप्राइटरी कंसर्न देख लो आप, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, रियल इस्टेट या फिर प्रिंट मीडिया में नहीं होनी चाहिए। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट इन्वेस्टेड शेल नॉट बी अलाउड फॉर रिपार्ट्रिएशन आउटसाइड इंडिया। नॉन रिपार्ट्रिएशन है तो रिपार्टेड कहाँ से करोगे। इन्वेस्टमेंट विथ रिपार्ट्रिएशन बेसिस करना है, रिपार्ट्रिएशन बेसिस के हिसाब से करना है आपको तो आरबीआई का प्रायर परमिशन लो ना, सीजी से कंसल्ट करो ना। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप रिपार्टीशन बेसिस पे ले रहे हो तो आप आरबीआई को पूछो, सीजी को पूछो। आप नॉन रिपार्टीशन बेसिस पे कर रहे हो तो इनवर्ड रेमिटेंस, एनआरई, एफसीएनआर कोई भी अकाउंट से कर लो। अमाउंट इन्वेस्टेड रिपार्ट्रेट नहीं होगा, छोटी सी बात है। और जो आपका ये है, जो आपका फर्म है या ये कंसर्न नहीं होना चाहिए किधर, एंगेज नहीं होना चाहिए एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, रियल इस्टेट बिजनेस या प्रिंट मीडिया में।
समझ में आया क्या? नाउ विल सी व्हाट इज एफडीआई इन स्टार्टअप कंपनी. एफडीआई इन स्टार्टअप कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 13. स्टार्टअप कंपनी कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट 13 हुआ, प्लस सर्टिफिकेशन ऑफ स्टार्टअप डीआईपीपी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट इंडस्ट्री ऑफ प्रमोशन, ऐसे कुछ नाम है इसका, नहीं याद आ रहा फिलहाल. डीआईपीपी प्लस एमसीआई, मिनिस्ट्री ऑफ एमसीआई, Ministry of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. Yes, Ministry of Commerce and Industries. We'll just make a note of this one here. Ministry of Commerce and Industry. और DIPP क्या है? DIPP पहले था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, नाउ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. क्या बोला मैंने? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. ये नाम याद रखना ज़रूरी है समवेयर, बट बिकॉज एग्ज़ाम में यही तो लिखना है अपने को. तो वही है कि 5-6 बार रिवाइज करोगे तब जाके कुछ चीज़ें होने वाली है. इसलिए बहुत ही शॉर्टकट में दे रही हूँ ताकि आप लोग रिवाइज कर लो फटाफट इसको टाइम पे, विद इन टाइम. एफडीआई इन स्टार्टअप कंपनीज क्या बोल रहा है अभी? कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 है, या फिर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टार्टअप आपको लेना पड़ेगा. ऑब्वियसली कंपनी एक्ट 13 के हिसाब से होना चाहिए. सर्टिफिकेशन ऑफ स्टार्टअप आपको लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. यहाँ से आपने अप्रूवल ले लिया तब तो आप स्टार्टअप कंपनी बन गए. अब जो स्टार्टअप कंपनी है ना, इट कैन इशू इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट और डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट टू एफसीआई, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर को. जो स्टार्टअप कंपनी है, इट कैन इशू इक्विटी या फिर इक्विटी लिंक्ड या फिर डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट दे सकती है एफसीआई को, प्रोवाइडेड ये क्या देगा? ये फॉरेन रेमिटेंस एज पर फेमा रेगुलेशन वही फ्री फॉरेक्स में देगा, एफसीएनआर या उस वो अकाउंट में आउट ऑफ. उसके बाद ये जो है स्टार्टअप कंपनी, ये जो पीआरओआई है वो कैन इशू कन्वर्टिबल. उसके बाद ये जो स्टार्टअप कंपनी है, इट कैन इशू कन्वर्टिबल नोट्स टू पीआरओआई. तो वापस से देखते मैंने क्या बोला. स्टार्टअप कंपनी है वो बोल रहा है पहली चीज़ तो इट कैन इशू इक्विटी और डिबेंचर्स टू फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, प्रोवाइडेड इसको पैसे देने पड़ेंगे, रेमिटेंस इनवर्ट रेमिटेंस एज पर फेमा रेगुलेशन. देन स्टार्टअप कंपनी जो है वो इशू करेगा कन्वर्टिबल नोट्स किसको? पीआरओआई को. लेकिन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन. मतलब कि पीआरओआई को कर रहे हो आप, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, स्टार्टअप कंपनी, आपको ये कंडीशन देखना पड़ेगा. समझ में आया क्या? ठीक है. अगर पीआरओआई बांग्लादेश या पाकिस्तान का है, या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान या बांग्लादेश की है, तो आप नहीं कर सकते. सिंपल है. ये जो पीआरओआई है ना, आप स्टार्टअप कंपनी, आपको कन्वर्टिबल नोट देना, आप बांग्लादेश पाकिस्तान को भूल जाओ. बांग्लादेश और पाकिस्तान को भूल जाओ, उनकी वहाँ की कंपनी को भूल जाओ. बांग्लादेश और पाकिस्तान ब्लॉक लिस्ट में है. बात समझ में आई? तो स्टार्टअप कंपनी आप पीआरओआई हो, समझ में आ रहा है? स्टार्टअप कंपनी आपको पीआरओआई को देना है, समझ में आ रहा है? किसको नहीं देना है? बांग्लादेश और पाकिस्तान को नहीं देना है. उसको छोड़ के अगर आपको देना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो. एफडीआई दे सकता है. पीआरओआई कैन इन्वेस्ट 25 लाख और मोर इन सिंगल ट्रांच. समझ में आया क्या? सिंपल सी बात है. पीआरओआई जो है अदर देन बांग्लादेश पाकिस्तान या उधर की कंपनी कैन इन्वेस्ट 25 लाख और मोर इन सिंगल ट्रांच किधर? स्टार्टअप कंपनी में. उसके बाद सेकेंड बोल रहा है दैट स्टार्टअप कंपनी जो है, स्टार्टअप कंपनी एंगेज इन सेक्टर वे गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इशू कन्वर्टिबल नोट्स टू नॉन रेसिडेंट ओनली विद प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट. जहाँ पे गवर्नमेंट का आ गया दबदबा, गवर्नमेंट बोल रहा है मेरा अप्रूवल लो, तो आप क्या बिना अप्रूवल के जाओगे क्या? तो कंडीशन है, गवर्नमेंट बोल रहा है मेरे से अप्रूवल लो, तो आपको लेना पड़ेगा स्टार्टअप कंपनी. स्टार्टअप कंपनी 2 कंडीशन मैंने अभी तक बता दिया आपको. पीआरओआई को देना है 2. देख लो, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो नहीं है ना, वो ब्लॉक लिस्ट में है. तो कोई भी पीआरओआई जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से नहीं बिलोंग करता है, वो 25 लाख तक का या उससे ज़्यादा एक सिंगल ट्रांच पे इन्वेस्ट कर सकता है. किधर? स्टार्टअप कंपनी में. दूसरी चीज़, जो स्टार्टअप कंपनी है वो कौन से सेक्टर में इंगेज है? अगर वो गवर्नमेंट वाले, अगर वो ऐसे सेक्टर में इंगेज है जहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल लेता है, तो देखो आपने गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको. कंडीशन ही है आपके.
थर्ड, कंसीडरेशन जो मिल रहा है आपको, अमाउंट मतलब क्या, मतलब इसने PROI ने आपको पैसे दिए, PROI ने यहाँ से PROI ने आपको पैसे दिए, फॉरेन रेमिटेंस दिए। अब ये जो कंसिडरेशन है ये आपको फिलहाल यूज़ नहीं कर रहा, आप पार्क कर रहे हो, मैक्सिमम 6 महीने तक आप इसको एस्क्रो अकाउंट में रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। स्टार्टअप कंपनी जो है वो रिपोर्ट देगी, टाइमली रिपोर्ट किसको देगी, RBI को देगी। अब ये चीज़ें हैं यहाँ पे कि जो FVCI जो भी PROI है वो शेयर्स अपना सेल कर सकता है दूसरे PROI को। बात समझ में आई क्या? इसको कैसे लेंगे, अभी इधर लेते, बिल गेट्स है, बिल्लू, इसको जो है वो शेयर्स जो है कन्वर्टेबल नोट है वो सेल करना है, किसको, लेट्स से ट्रम्प को सेल करना है। तो अब ट्रम्प तो बेवकूफ़ है, सॉरी आई शुड नॉट से दैट, सॉरी दैट वाज लाइक जस्ट स्लिप ऑफ द टंग, वी शुड नॉट से दैट ऑफ कोर्स। सो एग्जाम्पल ले रही हूँ, ट्रम्प को नहीं अक्ल है जो भी है, तो ट्रम्प ने बोला देख मेरे को तो अता पता नहीं है, तो मेरे को पता अब करना क्या है, समझ में आया? बिल गेट्स को, ट्रम्प को शेयर्स जो है वो सेल करना है। बिल गेट्स कौन है, पर्सन रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया, ट्रम्प कौन है, पर्सन रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया। स्टार्टअप कंपनी के शेयर्स है बिल गेट्स के पास, वो ट्रम्प को बेचना चाहता है, तो कौन से कंडीशन देखने पड़ेंगे? स्टार्टअप कंपनी में FVCI ने इन्वेस्टमेंट किया था, इसने शेयर्स दिया था, अब ये जो शेयर्स है वो बेचना चाहता है, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर दूसरे PROI को सेंड करना चाहता है, यहाँ पे बिल गेट्स है, ट्रम्प को बेचना चाहता है। तो 4 कंडीशन है इसके लिए। पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन है दैट PROI मे एक्वायर शेयर्स बाय सेल फ्रॉम अदर PROI। तो ये तो बोला है ना हमने कि PROI मे एक्वायर शेयर्स बाय सेल फ्रॉम अदर PROI, ठीक है। प्राइस कौन सा, जो RBI बोलेगा वो। प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर ट्रांसफर इफ स्टार्टअप इज एंगेज इन सेक्टर विच रिक्वायर्स प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। ये समझ में आया क्या? बिल गेट्स को ना ट्रम्प को अपने शेयर्स बेचने, स्टार्टअप के शेयर्स लेते बेचने, 3 कंडीशन है। पहला कि वो कर सकता है क्या, तो कर सकता है, एक PROI दूसरे PROI को शेयर्स दे सकता है। दूसरा कि RBI ने जो प्राइस बोला है ना आप उस हिसाब से दोगे, RBI ने जो गाइडलाइंस बोला है ना उस हिसाब से दोगे। थर्ड वाला बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जहाँ जहाँ अप्रूवल लगता है वहाँ पे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो बिल गेट बोल रहा है देख ट्रम्प मैं तेरे को दे तो सकता हूँ, शेयर्स बेच सकता हूँ स्टार्टअप कंपनी के, इधर दिया भी है कि मैं बेच सकता हूँ, लेकिन प्राइस देखना पड़ेगा, RBI गाइडलाइंस देखना पड़ेगा प्राइस के लिए, और देखना पड़ेगा कि जो मेरा जो स्टार्टअप कंपनी है अगर वो ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता है जहाँ पे प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए, तो फिर मुझे प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेना पड़ेगा। समझ में आया क्या? Now the next question is different modes of payment allowed for receiving FDI in Indian economy। अब ये क्या है, क्या बोल रहा है ये? डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट, क्या बोल रहा है, वापस से सुनो भाई लोग, वापस से सुनो। डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट अलाउड फॉर रिसीविंग FDI इन इंडियन इकोनॉमी। इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया में आप FDI लाना चाहते हो, ठीक है आप ला सकते हो। कौन कौन से, किस टाइप के पैसे दोगे आप, कौन कौन से मोड्स ऑफ पेमेंट क्या रहेगा आपका, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, PROI है, इसने शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लेना था, इसने पेमेंट किया, इसने शेयर्स दिया, लेकिन ये पेमेंट कौन कौन से तरीके से कर सकता है वो देख रहे हैं। सो इनवर्ड रेमिटेंस थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स, ये बहुत पहला चीज़ है कि इनवर्ड रेमिटेंस आप थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स करो, चलेगा। आप फिर कर रहे हो डेबिट टू, मैंने कहा ना उसका फुल फॉर्म आगे आएगा, NRE एंड देन NRFC अकाउंट मेंटेन विथ AD1। तो NRE मतलब नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट, आपका जो है, आपका जो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट है, वापस से सुनो, NRER ऐसे भी ले सकते हो, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट है, आप उससे दे रहे हो, या फिर आप नॉन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से दे रहे हो। देखो फॉरेन करेंसी, नॉन रेसिडेंट तो दोनों जगह आएगा, नॉन रेसिडेंट वाला ही अकाउंट है, या तो आप नॉन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से दे दो या एक्सटर्नल रुपये अकाउंट से दे दो, दोनों में से किसी में से एक से तो दे दो भाई, डेबिट करो करो करो, मतलब करो, मोड कंसिडरेशन देना पड़ेगा। तीसरा, डेबिट टू नॉन इंटरेस्ट बियरिंग एस्क्रो अकाउंट इन इंडियन रुपी इन इंडिया। डेबिट टू नॉन इंटरेस्ट बियरिंग एस्क्रो अकाउंट मतलब इंडिया में जो एक एस्क्रो अकाउंट है आप उसमें डेबिट कर दो इन इंडियन रुपी, इन एस्क्रो अकाउंट इंडियन रुपी इन इंडिया कर दो, कोई बात नहीं, एस्क्रो अकाउंट में कर दो। कन्वर्जन ऑफ फीस रॉयल्टी एंड इन ड्यू ऑफ सर्विस,
कन्वर्जन ऑफ फीस रॉयल्टी इन लिeu ऑफ सर्विस। आपने जो भी शेयर्स लिया, अब उसको कन्वर्जन ऑफ तेरे फीस था, रॉयल्टी था, इन लिeu ऑफ सर्विस था, वैसे ले लिया चलेगा। कन्वर्जन ऑफ इम्पोर्ट पेबल प्रायर अप्रूव, आपको इम्पोर्ट देना था लेकिन आपने शेयर्स ही ले लिया चलेगा, लेकिन आपको एक अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रायर अप्रूवल किधर से, FIPB से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? समझ में आया क्या? क्या बोल रहा है गाइस? देखो क्या बोल रहा है ये, PROI है, बिल गेट्स है, बिल गेट को रिलायंस का शेयर्स लेना है, तो बिल गेट बोल रहा है कैसे पे करूँ बता, मेरे पास सब जगह पैसे भरे भरे। तो रिलायंस ने बोला देख, इनवर्ट रेमिटेंस थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल कर सकता है तो बिल गेट्स। दूसरा, तो तेरे पास नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट है क्या? बिल गेट बोल रहा है क्या बोल रहे हैं, मेरे पास सब है, तू बस बता देना कहाँ कहाँ से है, कहाँ कहाँ से मैं दे सकता हूँ मुझे बता, वो बता पहले तो डेबिट कर लो आप नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट या नॉन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट जो आपने मेंटेन किया AD1 के साथ। आप आपका नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग एस्क्रो अकाउंट में आप इंडियन रुपी डाल दो चलेगा। कन्वर्ट आपका जो फीस था, रॉयल्टी था, इन ड्यू ऑफ सर्विस देना था, आप उसमें कन्वर्ट करा लो चलेगा। कन्वर्जन ऑफ इम्पोर्ट पेबल, इम्पोर्ट पे करना था तो आपको लेकिन प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे? FIPB से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से। ये बात समझा गया। कन्वर्जन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस इन कर्ड बाय नॉन रेसिडेंट एंटिटी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कैसे और भी पे कर सकते हो। आप कन्वर्जन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कर रहे हो, आपका प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो हुआ था नॉन रेसिडेंट एंटिटी ने जो किया था, आप उसका 5% और USD 5 लाख जो भी कम है आप उतना पे कर सकते हो एज अ कंसिडरेशन फॉर व्हाट, फॉर मोड ऑफ पेमेंट अलाउड अंडर FDI इन इंडियन इकोनॉमी। समझ में आया क्या? ये 5 हो गए, छठवां, सातवां, आठवां भी है। हाँ, छठा बोर्ड है स्वैप ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। आप स्वैप ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट कैसे करोगे, इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं बढ़िया सा। स्वैप ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है? एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी जो है उसका 40% शेयर एक्वायर किया है ABC इनकॉर्पोरेशन ने, और जो एप्पल कंपनी उसका एप्पल कंपनी ने अपना 20% ट्रांसफ़र किया रिलायंस को, और इसने शेयर्स इशू कर दिए। रिलायंस ने शेयर्स दिए, इसने अपना 20% शेयर इसको दिया, रिलायंस ने इसको दिया, समझा। और रिलायंस जो है वो 20% होल्ड करता है ABC में, मतलब 20 एप्पल का है, 20 ABC का है, और जो एप्पल है वो 40% किधर एक्वायर कर रहा है, सॉरी, जो 40% शेयर एक्वायर्ड बाय ABC, किसका? एप्पल का। तो समवेयर और दी अदर अब इसका शेयर्स जो इसने एक्वायर किया ABC ने, 20% लेफ्ट हुआ, क्योंकि 20% तो यहाँ पे, तो ये स्वैप ऑफ शेयर्स हुआ। तो आप थ्रू स्वैप ऑफ शेयर्स भी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद 7 पॉइंट बोल रहा है अगेंस्ट एनी अदर फंड्स पेबल टू PROI द रेमिटेंस ऑफ विच डज नॉट रिक्वायर। कोई भी आप कैसे भी मोड में दे दो जिसमें RBI का अप्रूवल ना लगे, दे दो ना, दे दो चलेगा। If the shares or debentures are not issued within 180 days from the date of receipt of inward remittance, the amount shall be refunded। मतलब अगर आप 180 डेज़ में नहीं दे रहे हो फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, तो आपका अमाउंट शेल बी रिफंड, आपका अमाउंट रिफंड होना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा आपको अमाउंट। ये था डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट फॉर रिसीविंग FDI इन इंडियन इकोनॉमी। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ऐसे ले सकते हो। मैं 2 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, ठीक है। सो नाउ वी वुड बी डूइंग कंपाउंड प्रोसीडिंग। कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग मतलब आपने कोई तो घातु किया, आपने कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई किया है, तो कंपाउंडिंग का कौन सा है? फॉरेन एक्सचेंज कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग रूल्स 2000 के हिसाब से आप कर सकते हो, माफ़ी मांग सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कंपाउंडिंग अथॉरिटी। आप कंपाउंडिंग अथॉरिटी जो है वो आपके क्वांटिफिएबल कॉन्ट्रावेंशंस को ही माफ़ करेगी, आप क्वालिटेटिव कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो नहीं माफ़ करेगी। मतलब ऐसा कॉन्ट्रावेंशन जिसको पेनल्टी ही है, अगर ऐसा कॉन्ट्रावेंशन जिसमें ये भी है, जेल भी है, तो फिर तो नहीं चलेगा। जिसमें पेनल्टी है उसको ही माफ़ कर सकती है। फर्स्ट ऑफेंस किया तो फाइन जो है वो कंपाउंड हो जाएगा, सब्सिक्वेंट ऑफेंस किया तो फाइन कंपाउंड नहीं होगा, लेकिन सेम ऑफेंस अगर आप आफ्टर 3 years कर रहे हो तो इट वुड बी कंपाउंडेड, इट वुड बी डीम्ड एज फर्स्ट ऑफेंस। समझ में आया क्या? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड टू अंडरस्टैंड।
नाउ कंपाउंडिंग अथॉरिटी जो है वो डिमांड करेगी पर्सन से डॉक्यूमेंट दे, भाई इन्फॉर्मेशन दे जो मैं मांग रहा हूँ, और कंपाउंडिंग अथॉरिटी को इसका जो भी है माफ़ करना है नहीं करना है 180 डेज फ्रॉम रिसीविंग कंपाउंडिंग एप्लीकेशन बताना पड़ेगा माफ़ किया या नहीं किया। समझा क्या? अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, प्लेज ऑफ शेयर्स। प्लेज ऑफ शेयर्स के बाद एक और क्वेश्चन बचता है, दैट वुड बी रिपोर्टिंग ऑफ एफडीआई। वो हम कोशिश करेंगे कि हम इस लेक्चर में कवर अप करें। लेट इट बी, लेट्स सी। Or else we'll start pledge of shares from the new video itself. So I hope you guys take rest, just revise this once, and then we will meet in the next video. Stay tuned.